62 लाख बच्चा हर साल पैदा होता है, 15-16 लाख अमवात होती हैं, नेट 48 लाख बंदा जो है आपके इकोनॉमी में, आपके सिस्टम में हर साल ऐड हो रहा है। एक स्विट्ज़रलैंड आप हर साल ऐड कर रहे हैं। मैं कहता हूँ चलो लोकल इंडस्ट्रीज़ पे आप लगा लें, लेकिन एक्सपोर्टर को तो कम से कम एग्जेम्प्ट करें ना। वो 2% आप पोर्ट पे ले लेते हैं, 2-3% पे तो दुनिया में कारोबार हो रहा है। कारोबार होता है। अगर आप ऐसा ही अपनी कॉस्ट को इस तरह बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली आपसे कौन लेगा? मार्कअप आपका ज़्यादा, बिजली की प्राइस आपकी ज़्यादा, फिर हमने जगह-जगह के उल्टे सीधे टैक्स लगा दिए हैं। 60-70 मिलें बंद हुई हैं। एक-एक मिल 8-8, 10-10 अरब रुपए की मिल है, 2-2 हज़ार बंदे को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मजाल है किसी ने आके पूछा कि शरीफ आदमी आपकी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई है? उसमें कोई वजह हमारी तो नहीं है। को पूछने को तैयार ही कोई नहीं है। और ये कम्पेटिटिव वर्ल्ड है, इसके अंदर रहना हमें सीखना होगा। ये कोई मोनोपोलाइजेशन नहीं है, ये ग्लोबल विलेज है। उसमें अगर हमने रहना हो तो इर्द-गिर्द हमें देखना होगा कि क्या हो रहा है। आया हम वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं? अगर मेरे भी 2-3 बेटे होते तो एक बेटे को मैं भी कहता यार तू भी पुत्र बाहर जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान के मुमताज़ सनतकार, जिन्होंने पाकिस्तान में केमिकल्स में, लेदर में और इसके अलावा प्लास्टिक में, हर तरह के बिज़नेस में माशाल्लाह इतना काम किया कि वो उस बिज़नेस के बिज़नेस लीडर बन गए। और इसके अलावा उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको इकट्ठा किया जाए, उनकी आवाज़ बना जाए, और उसके लिए उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया, जो पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करता है। तो वो मुमताज़ शख्सियत का नाम है मोहतरम अंजन निसार। आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आएँ, वो पाकिस्तान में जो बिज़नेस की ग्रोथ के हवाले से, पाकिस्तान के जो नए बिज़नेसमैन आना चाहते हैं, पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको अपनी कामयाबी के सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ये बताएं कि जब आप बिज़नेस में आए तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव था, आपकी क्या सोच थी? क्या वो जो सोच और ऑब्जेक्टिव लेके आए थे, उसमें आप कितने कामयाब हुए? बहुत शुक्रिया जनाब जावेद साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम जी। अर्ज़ ये है कि मैं एक्चुअली बिज़नेस में आया था 1974 से, जब मैंने सिर्फ मैट्रिक क्लियर की थी, क्योंकि मैं आई वाज़ एल्डर सन ऑफ माय फादर। बेसिकली हम 4 भाई हैं। तो उस वक़्त उन्होंने उन्होंने महसूस किया कि, क्योंकि देखिए बिज़नेसमैन जो होता है वो कहते हैं मैंने बच्चे को अल्टीमेटली तो मैंने बिज़नेस में लाना है, पढ़ाने के बाद भी। तो हमारी फैमिली क्योंकि चिन्योट से ताल्लुक़ रखती है, तो उनका एक बैकग्राउंड ये है कि वो साथ-साथ कारोबार एंड तालीम दोनों एडजेसेंट साथ-साथ ही चल रही होती हैं, पैरेलल चल रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी वालिद साहब की बेसिकली इंडस्ट्री थी सियालकोट के अंदर, आर्टिफ़िशियल लेदर हम लोग बनाते थे। दिस इज़ द कोर बिज़नेस ऑफ आवर ग्रुप। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, अल्लाह ने भी मतलब बड़ा नवाज़ा। और हमेशा कोशिश की कि जो प्रोडक्ट्स अपना या तो मुल्क की एक्सपोर्ट में कोई अपना रोल प्ले करें या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में एक रोल अपना प्ले करें। अदरवाइज़ वो गुड्स अगर आप लोकली नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली वो गैप तो इंपोर्ट से पूरा होना ही होना है। सो हमने पूरी कोशिश की एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बड़े ऑड डेज़ भी देखे, भुट्टो साहब का दौर भी देखा। कि उस वक़्त मुझे याद है कि जब नेशनलाइज़ हुई। बहुत सारी इंडस्ट्री नेशनलाइज़ हुई। वो मेरा ख्याल है बड़ा तकलीफ दे मरहला होगा आप जैसे जी, मुझे के खुद लिए। याद पड़ता है जी, आई वाज़ जस्ट अ यंग बॉय जी, हार्डली मे बी 20, नॉट इवन 20 एज़ वेल। तो उस वक़्त एक दिन एक ये भी र्यूमर आई कि जी कल जहाँ पहले फ़ेज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ और बहुत सारे इवन शेलर्स जो थे आपके, ये भी जो है अपना जो है नेशनलाइज़ हुए। तो एक दिन गलत फेक न्यूज़ थी कि जी आपकी इंडस्ट्री भी 1-2 रोज़ में नेशनलाइज़ हो रही है। तो मुझे याद पड़ता है कि वो 2 रातें बड़ी, जो 2 दिन बड़े टेंशन के थे। और वी ऑल्सो ट्राइड कि जो भी हमारे पास फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल जो चीज़ें पड़ी थी, तो हमने शिफ्ट किया कि बिल्कुल ही ताकि बिल्कुल सड़क पे ना। बिल्कुल सड़क पे ना आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो तो एक डिफ़िकल्ट टाइम था, और जो हमने पढ़ा और जो सुना कि 60s और वो बिफोर द नेशनलाइजेशन का जो दौर था, उसमें पाकिस्तान में बहुत इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी और पाकिस्तान एशिया में नंबर 1 था। और बड़े-बड़े आपके प्लांट थे, पीको था, आपका स्टील मिल थी, आपकी कंधारा इंडस्ट्री चल रही थी, आपके मतलब यू नेम एनीथिंग। अच्छा, मेरा इधर क्वेश्चन ये है
कि आज जिस तरह हमारी कौम का और हमारे बिजनेस कम्युनिटी का इतने डिफ़िकल्ट टाइम के बाद, सर्वाइवल के बाद इस नहज पे जब पहुँचे हैं, क्या हम दोबारा वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का दौर देखेंगे? देखिए, वो एक उस वक़्त तो एक बड़ा नेशनल गैप था। एक ट्रैक पे अपना सारी कौम और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो भी उस वक़्त के जो लीडिंग बिज़नेसमैन थे, वो इंडस्ट्री की बात करते थे, इंडस्ट्री लगाई जा रहे थे और सारी दुनिया के लिए हैरान-कुन था कि जी पाकिस्तान जो है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री और लिटरेसी और नया-नया आज़ाद हुआ और हुआ। लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद इतनी तरक्की किस तरह कर रहा है। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त 22 ख़ानदानों ने अपना एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया। फिर वो एक अलमिया हुआ, नेशनलाइज़ेशन हुई, उसके बाद ऐसा स्टॉप लगा हमने तो अखबारों में और उन 22 खानदानों को तनकीद की नज़र से भी पढ़ा है। बल्कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमने एक यूनिट वलीका इंडस्ट्री वालों से ख़रीदा था, कराची में आर्टिफ़िशियल लेदर का ही था, क्योंकि यही हमारा कोर बिज़नेस था। तो उम, देखा कि जो यहाँ बिल्कुल फ़ारिग हो गए थे लोग, बिल्कुल उनके एसेट्स नेशनलाइज़ हो गए थे। लेकिन मलेशिया ने और बहुत सारे मुल्कों ने उनको वेलकम किया कि एक बंदे के पास फाइनेंस नहीं है, लेकिन उनके पास एक विज़न है। विज़न है। उनको काम करने का एक तरीका और आदाब आते हैं, हाउ टू रन द इंडस्ट्री, हाउ टू रन बिग इंडस्ट्रीज़। छोटी-छोटी तो सारे लगा लेते हैं। तो बहरहाल बड़ी दुनिया ने उनको वेलकम किया और हम डी-ट्रैक हुए। और आप देखें कि तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आज के दौर में भी अगर एक कामयाब बिज़नेसमैन का विज़न है, देखिए, मैं थोड़ा-सा आपको अर्ज़ करूँ, वो जो दौर था ना, उस वक़्त एक वैक्यूम था। ओके। मैन्युफैक्चरिंग कम थी और तलब ज़्यादा थी। आज जो मैन्युफैक्चरिंग है, ओवर कैपेसिटी हो गई है। हुँ। तो अगर हम उसी ट्रैक पर, उसी तरतीब से हम चलते रहते, तो इस मुल्क में नैफ्ता क्रैकर भी लगता, बड़ी-बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी लगती और बहुत बड़ी-बड़ी जो आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ भी जो मौजूद होती हैं। अब देखें, पीको को ही देख लें, इट्स नॉट ओनली 2 किलोमीटर्स फ्रॉम योर ऑफिस। तो आप इसको देखें, जाके रश्क आता है कि यार उस वक़्त वहाँ इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया है। उस वक़्त उस फैक्ट्री के अंदर वो रेलगाड़ी भी आती थी और उस वक़्त ख्वाहिश करते थे, चाइनीज़ ख्वाहिश करते थे, उनके सरबराह मुमलिकत ख्वाहिश करते उन्होंने थे। आके विज़िट भी किया है। जी, जी, चू एन लाई साहब ने उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे वो मुझे तो इको फैक्ट्री उस दिखा वक़्त के। बीको होती थी, बीको दिखाई जाए, क्योंकि यहाँ की लेथ मशीन और जो इंजीनियरिंग के जो मामलात और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सेट किया था, अगर हम ये सिस्टम को चलने देते, तो आज पता नहीं कितनी दर्जन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होती। मैंने पढ़ा है कि जो इनके ओनर थे, जो पायनियर थे मियाँ लतीफ़ साहब, जी, जी, जी। उनको तो दुनिया एक्नॉलेज करती थी, बिल्कुल। दुनिया उनकी तरफ देखती थी। अच्छा मुझे ये बताएँ। लेकिन अब मैं आपसे थोड़ा-सा इसी कॉन्टिन्यूटी में एक थोड़ी-सी एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, फ़ैसला किया है, गलत फ़ैसला था। इंडस्ट्री नेशनलाइज़ हो गई। लेकिन ये आज 50 साल इससे भी ज़्यादा हो गए हैं इस बात को। लेकिन आज देखें कि वो गलत फ़ैसला जो 1972-73 में हुआ था, वो हमारी कौम आज भी भुगत रही है। आप देख लें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ जो हैं, वो $850 अरब का सालाना नुकसान कर रही है, व्हिच इज़ $3 बिलियन। वो नुकसान आज भी हम कर रहे आज भी हो रहा है, हैं। एक बिल्कुल गलत ऐसी बात फ़ैसले की कीमत हर साल, आने वाली नस्लें दे रहे हैं। लेकिन हर साल ही, हर साल दे रहे हैं। ये नहीं है कि वन टाइम। जी, जी, जी। हुँ। हर साल दे रही हैं और आज भी हम वहीं फँसे हुए हैं, प्राइवेटाइज़ेशन नहीं हो रही। हर गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेटाइज़ेशन करें, नहीं, पता नहीं कब। प्राइवेटाइज़ेशन होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएँ, माशाल्लाह आप आज पाकिस्तान की हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट में पिडमिक में, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 75 एकड़ में पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट लगाना जा रहे हैं। तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको पिडमिक में इतना बड़ा प्लांट लगाने पे की तरफ लेकर आए? वो क्या चीज़ थी? देखिए, एक तो हमारे कुछ मखसूस हालात भी थे, कुछ-कुछ फैमिली के अंदर कोई ऐसा कोई मसला हुआ था। फॉर दैट रीज़न भी हमें दोबारा री-इन्वेस्ट करना था, क्योंकि अपनी शनाख्त कोई नहीं छोड़ता। सो एक तो वो रीज़न थी। ऑन ऑन टॉप ऑफ दैट मैं समझता हूँ कि ये मुल्क है, 25 करोड़ की आबादी है और यहाँ डेफ़िनेटली एक डिमांड है, डिमांड रेज़ भी कर रही है। थोड़ी बहुत अगर हमारे यहाँ अ, अपना कंज़्यूमर पावर जो है या परचेज़िंग पावर अगर आपकी बेहतर हो जाएगी, तो जितनी मुल्क में इंडस्ट्री लगी, इससे आपको 10 गुना 10 गुना। मज़ीद आपको इंडस्ट्री चाहिए। बजाए कि आपको इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को बढ़ाएँ, क्योंकि देखिए, अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी, आपके टैक्सेस आएँगे, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और रोज़गार जनरेट होगा, टैक्सेस ब आपको गवर्नमेंट को मिलेंगे,
और जो बाहर से जो गुड्स आ रही हैं उसका एक अल्टरनेटिव आप या एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, या कम से कम आप एक्सपोर्ट को, जो बाहर से जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं उनको आप किसी हद तक उसको रोक रहे होंगे, वैल्यू एडिशन यहाँ कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए आज आके हम तो रॉ मटेरियल्स फिर भी बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हम वैल्यू एडिशन ही यहाँ कर सकते हैं क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं। वो नेफ्था क्रैकर फॉर एक मदर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री के लिए एक नेफ्था क्रैकर होता है। मुद्दतें हो गई कि 60s में भी सुनते थे जी नेफ्था क्रैकर लग रहा है। अच्छा, मैं आपके जो चेयरमैन हैं हारून अली खान साहब को मिला, फिर आपके केमिकल वालों के बहुत से लोगों को मिला, नेफ्था क्रैकर के ऊपर मैंने काफ़ी गुफ्तगू की है। तो उनसे मैंने एक डिस्कशन की कि यार आप लोग क्यों नहीं एक प्रोफेशनली एक प्लान बना के गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली क्यों नहीं कहते कि हमें 1 2 3 हमें इधर सपोर्ट चाहिए, बाकी माशाल्लाह जितने केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एसोसिएशन में लोग हैं, वो आप उसके जो शेयर्स हैं वो पब्लिक कर दें, तो बड़ा इजीली नहीं हो सकता ये? नहीं, ये एक्चुअली मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं और नहीं उसके है तो गवर्नमेंट मेगा सपोर्ट 8-10 अब अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट है नो अब देखें हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट 1-1 अरब डॉलर के लिए सपोर्ट के लिए अपनी बैलेंस शीट को सीधा रखने के लिए हमारे लेकिन प्राइम मिनिस्टर जितनी साहब ने डिमांड है इसकी, मैं तो उस डिमांड पे बेस करके करूँगा बेस्ट बिजनेसमैन जी कि अगर जितनी बड़ी उसकी डिमांड है पाकिस्तान जैसे मुल्क में और उसका पे बैक आप बेहतर समझते होंगे 3 से 5 साल में होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से हमने जो, एक तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, मैं समझता हूँ मेरी निगाह में, वो आईपीपीज़ का हुआ है जी। और हमारा जो मॉडल था ना आईपीपी का, वो गलत था। हमने 20-22 बिलियन डॉलर का हम फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जी, गैस इंपोर्ट करें जी, बिजली बनानी है। अब आप देखें इंपोर्ट करें, बिजली बनानी है। अब आप देखें कि फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करें, बिजली बनानी है। जबकि हमें नेचर ने ब्लेस कर रखा था पानी। हाइडल से बिजली बनाते, क्लीन, ग्रीन बिजली बनती, कोई आपका फ्यूल के किसी किस्म के चार्जेस ना होते, वो आपके बच जाते और 5 साल में डैम्स की जो प्राइस आप रिकवर करते हैं। बेसिकली डैम्स आर फॉर नॉट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स बेसिकली होते हैं आपके इरिगेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आपके बहुत सारे बारानी इलाके जो हैं, बारह वहाँ पानी पहुँचाते हैं और बिजली आपकी बाई प्रोडक्ट होती अच्छा देखिए नाज़रीन, है। अगर ये काम हमने से ढंग से किया होता, तो आज हम जिस मसले में फँसे हुए हैं, देखें इस वक़्त गवर्नमेंट कहती है जी मार्कअप काइबर जो है 11% है और आपका जो इन्फ्लेशन है वो 3% 4% है। ये गवर्नमेंट कहती है, मानते हैं चलें ऐसा ही होगा। लेकिन उसको इस खौफ से नीचे नहीं लाते। हालाँकि इंटरनेशनल फार्मूला यही है कि जब इन्फ्लेशन के साथ आपका काइबर लिंक्ड होता है। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही इसमें इकोनॉमी में तो ये पढ़ाया जाता है ना, जी, जी, बेसिक रूल है। काइबर को आप इन्फ्लेशन के साथ मैच करके चलते सही। अब वो ज़रा थोड़ा-सा लिबरलाइज़ करते हैं तो गवर्नमेंट को ये ख़्याल है कि इकोनॉमी बर्स्ट हो जाएगी, इम्पोर्ट बढ़ जाएगी। आपकी इकोनॉमी ओवरहीट ना। अच्छा देखिए उसका भी एक तरीक़ेकार है। अब देखिए कोई तरीक़ेकार ढूँढे जिस मुल्क में आप देखें 62 साढ़े 62 लाख बच्चा हर साल पैदा होता है, 15-16 लाख अमवात होती हैं। नेट 48 लाख बंदा जो है आपके इकोनॉमी में, आपके सिस्टम में हर साल ऐड हो रहा है। एक स्विट्ज़रलैंड आप हर साल ऐड कर रहे हैं, एवरी ईयर आपकी आबादी की इतनी ग्रोथ है। आप नाज़रीन, कैसी बात बता इस बात को मैं इतना सिंपल कर देता हूँ कि जो अंजुम भाई कह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर साल आपको 5 मिलियन जॉब क्रिएट करनी है। जी, अगर आप इस पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ 5 मिलियन जॉब क्रिएट नहीं करेंगे, तो सोचें पाकिस्तान किधर जा रहा है। और दूसरी जो उन्होंने पहले बात की, हमें सोचना पड़ेगा कि अब जो ये फ्लड इतने आए हैं, जितनी बारिशें हुई हैं, जी, जी। हमें वो जो डेज़र्ट में हम 6 कनाले बनाने चाह रहे थे, हमें इस तरह की पॉलिटिक्स से निकालना पड़ेगा। और जो आप बात करना नहीं सर, चाहते मैं हैं, आपसे अर्ज़ करूँ वो डैम्स बनाने पड़ेंगे आपको हर चीज़ ताकि आप बिजली बनाएँ, जी, देखें सस्ती बिजली। हर चीज़ की एक सीक्वेंस होती है। वो 6 नहरें आज से 5 साल बाद बननी चाहिए। पहले आप वाटर रिज़र्वॉयर बनाएँ, रिज़र्वायर बनाएँ। ताकि वो मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका पानी आपसे छीन के मुझे दे दें, तो आई एम हैप्पी और आपकी सो अच्छी अंजुम साहब ये कहते हैं कि पहले प्लान बनाएँ, मास्टर प्लान बनाएँ कि डैम कब बनने, कब वो तैयार हो जाएँगे और उन डैमों के पानी से जो आपने ज़मीनों को कल्टीवेट करना है, फिर उसके बाद
कैनाल्स की तरफ जाएँ, तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मुझे ये नहीं, बताएँ मैं उसी की बात कंटिन्यूटी में आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर ये जो गवर्नमेंट का जो फ़ियर है, अगर हमने सही फ़ैसला किया होता, तो $20 बिलियन ये जो आपका ट्रेड डेफ़िसिट बढ़ जाता है या करंट डेफ़िसिट, तो अब चलो अब किसी हद तक गवर्नमेंट ने सँभाला हुआ है। बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इकॉनमी, हमारी एक्सपोर्ट इतनी नहीं है, हार्डली 32 रेमिटेंसेस बिलियन रेमिटेंस की वज़ह से ये मुल्क जो पल तकरीबन 40 अरब, तो ये क्या इकॉनमी हुई? ये तो बिल्कुल मेरा तो फेक इकॉनमी है। ये तो कोई इकॉनमी नहीं है। इसका क्योंकि जॉब मतलब क्रिएशन नहीं है ना इससे। इसका मतलब देखें ना, अगर आज से अगर 20 साल पहले या 25 साल पहले वियतनाम को देखते हैं, उनकी एक्सपोर्ट $14 बिलियन थी, हमारी 9.6 थी। आज वो $400 बिलियन के करीब हैं। बट टू बी एग्ज़ैक्ट $378 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2024। और हमने क्या किया? हमने जो है वो टोटली $32 बिलियन तो की इसका एक्सपोर्ट। सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि हमने दुनिया को फ़ॉलो नहीं किया, हम सिर्फ़ टेक्सटाइल पर हमने तकिया किया है। टेक्सटाइल हमारी वहीं की वहीं खड़ी है मोर और लेस। बात ये है, कहने का मकसद ये है कि आप टेक्सटाइल को भी सपोर्ट करें, साथ-साथ नए एवेन्यूज़ भी देखें। फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसको आप एक्सप्लोर करें। कॉस्मेटिक्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा आप जो है वो आईटी आपके पास एक शोबा है। आईटी के शोबे को हमने एक इतना बड़ा पोटेंशियल है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में $190 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी की। हम जो है वो 3.2 ऑफ़िशियल कर रहे हैं एंड आउट अदरवाइज़ $6 से $7 बिलियन की हमारी। तो मुझे आपकी बात समझ आई है ना। हमने अपना सिस्टम को 4G से 2G पे कर दिया है। हमारे 5 लाख फ्रीलांसर्स हैं। हम 5 लाख फ्रीलांसर बेचारे जो साल का तकरीबन $1,00,000 कमाते होंगे। 5 लाख बंदा जो $1 बिलियन कमाता था अपनी जस्ट अपनी पर्सनल एफर्ट से, कोई कुरान शरीफ पढ़ा रहा है, कोई और किसी महकमे के साथ लगा है, कोई अकाउंटिंग्स में लगा है, कोई छोटे-मोटी सपोर्ट दे रहा है उनको। यहाँ बैठ के अमेरिका या यूरोप को सपोर्ट दे रहा है, उनके काम घर बैठ के करके उनको नेट रिज़ल्ट और नेट मतलब डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है। तो मकसद ये है कि वो सारा हम ज़ाया कर रहे हैं। हमें तो चाहिए कि हम 6G की तरफ जाएँ। अब वो सारे का सारा बिज़नेस भी हमने अच्छा, डिस्टर्ब किया है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्ब किया है। मैं आप हमें जो मैं अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के पास आई हैं ना, वी हैव ऑलवेज़ हमने उसको लूज़ किया है। अपॉर्च्युनिटीज़ को हमने मैटेरियलाइज़ नहीं किया। अब फिर एक एक दफ़ा इस वक़्त एक अपॉर्च्युनिटी आपके पास मौजूद है, व्हिच इज़ इस वक़्त आप पता है अमेरिका जगह-जगह टैरिफ लगा रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों पे लगा रहा है। हमारी नेबरिंग कंट्री पे पहले 25% लगाए, फिर फॉर पॉलिटिकल रीज़न 25% उन्होंने और इम्पोज़ कर 50% कर नाउ इट्स 50%। अब बात ये है कि अगर ये हमारे पास अगर जो पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए आया है, ये कितनी देर ये रहता है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन आप इसको यूटिलाइज़ करें सही तरीके से। हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। अब वो जो मैं आपको वो एक वियतनाम का एक एक जायज़ा आपसे अर्ज़ कर रहा था। देखिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए। सैमसंग की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ चली गई है। एप्पल की बहुत बड़ी नहीं तो इन्वेस्टमेंट वहाँ सैमसंग चली। हमारे पास पाकिस्तान में भी तो आया था। हमारा तो देखो बहुत छोटा-सा शेयर है ना। अब देखिए ना आपने वो अब क्लाइमेट उस छोटे शेयर को बड़ा उस करना उस था। अपॉर्च्युनिटी को आपने ग्रेजुअली बढ़ाना होता है। अब वो तकरीबन उनकी जो है वो अच्छी खासी मेरा मतलब मोर देन 50% ऑफ देयर एक्सपोर्ट इज़ ओनली फ़ोन्स और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। तो बात ये है कि उन्होंने एक रिप्लेसमेंट की और अब ये जो चाइना अमेरिका वॉर और टसल चल रही है, उस वजह से जो चाइना पर जो टैरिफ लग रहे हैं, वो जो बिज़नेस अब फैल रहा है। अब जो जिन ममालिक में वो जा रहा है, जिनके पास वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस की कैपेसिटी होगी, वो उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। बाकी हम माशाल्लाह पहले भी देखते रहे हैं, अब भी देखते रहेंगे क्योंकि हमने करना तो कुछ नहीं है। यही हमारी हिस्ट्री है। दिस इज़ आवर हिस्ट्री। सो मैं इस बात को ऐसे कहूँगा कि अंजुम साहब ने बहुत से एरियाज़ आपको आइडेंटिफ़ाई कर दिए। उन्होंने कहा जी कि आप अपने सिस्टम में को दुरुस्त करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनाएँ, जहाँ कोई बेफ़िक्र होके इन्वेस्ट करे और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को ही सस्टेन करके ग्रो करे और उसके लिए आप उसको वो एनवायरनमेंट दें। और दूसरी उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि जो पॉलिसीज़ हैं आपकी, जो बिज़नेस के रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, तो वो पॉलिसीज़ आप बिज़नेसमैनों के साथ बैठ के बनाएँ ना, जिनके पास इतना पोटेंशियल है, जो इन हालात में भी इतना-इतना बड़ा बिज़नेस को लेके चल रहे हैं। तो उनके कहने का मकसद है कि आप बिज़नेसमैनों के साथ ऑन बोर्ड हों, उनके साथ बैठ के पॉलिसी बनाएँ, तो आपकी तमाम चीज़ें एक राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएँगी। अच्छा मुझे ये बताएँ, माशाल्लाह आपका जितना एक्सपीरियंस है, 2 चीज़ें बल्कि।
पहली चीज़ मुझे बताएं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग, जिनकी तरफ अभी हमने इशारा किया 6 मिलियन, जो हर साल नया यंग बच्चा आ रहा है 5 मिलियन, वो तो बड़ी होप्स लेके आ रहा है, ठीक जी। है? वो एज़ कंपेयर, जैसे आपने, मैंने, हमने बिज़नेस शुरू किए तो शायद इतनी ना सोशल मीडिया था, ना इन्फॉर्मेशन थी, ना वो तालीम का लेवल था। लेकिन हमने इन ऑड्स के अगेंस्ट भी अपने बिज़नेस को ग्रो किया। अच्छा, आज उनके पास ये सारा कुछ है, नॉलेज भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, तालीम भी है और अवेयरनेस भी है पहले से ज़्यादा। ठीक। आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि जिसको देख के वो इंडस्ट्री की तरफ आएँ या कोई अपना नया बिज़नेस शुरू करें? क्योंकि मार्केट तो मौजूद है, जैसे आपने इशारा किया। देखिए, वो बात अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है, आज जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हर बच्चे की ये ख्वाहिश है कि मैं मुल्क के बाहर चला जाऊँ। वो समझता है कि बाहर अपॉर्च्युनिटी है, यहाँ अपॉर्च्युनिटी नहीं है। अब वाक़ई ये अपॉर्च्युनिटीज़ सुधरती जा रही हैं। गवर्नमेंट तो अब नौकरी देने से रही। लेकिन इसके और बावजूद हमने अपने यंग को होप तो देनी है। तो वो दूसरे उसके लिए देखें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं उनको क्या एडवाइस करूँगा? द पॉलिसी देनी है, गवर्नमेंट ने एडवाइस आप पॉलिसी गवर्नमेंट को क्या मैं कहना चाहते हैं कि मैं उन नौजवानों के लिए क्या पॉलिसी दें? देखें, जब आपकी पॉलिसीज़ ठीक होंगी ना और आप इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ जाएँगे, सर्विस सेक्टर में आप अपना काम करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ डेवलप होंगी। और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है और मैं चाहता हूँ कि बिज़नेसमैन टू बिज़नेसमैन कॉम्पिटिशन हो, हुँ, ताकि आम बंदे का भला हो। देखो ना, एक बंदा है, उसके तलबगार अगर एक जॉब है, उसको अगर बंदे नहीं मिलेंगे, बंदे कम होंगे और जॉब ज़्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली किसी शोबे का, किसी सेक्टर का या उस शोबे के बंदों के उनको ज़रा बेहतर पैसे मिलेंगे। लेकिन हम तो एक दरख़्वास्त देते हैं, एक बंदे के लिए हज़ार दरख़्वास्तें आ जाती हैं। इट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके लिए बेहतर तरीक़ेकार है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ना, हमें उसको सबसे पहले निपटें। उसे दुरुस्त करना होगा। हुँ, हमारी की इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, देखिए दुनिया को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। बिज़नेसमैन ने देखना है मुझे कौन-सी चीज़ तो 2+2 क्या हो रहा है? क्या सस्ता हो और रहा है? क्या बेहतर है मुझे कहाँ से मिल रही है, उसने अगर उसने कम्पीट करना है? अब देखिए, हमारे यहाँ दुनिया में 7 सेंट बिजली की, 8 सेंट बिजली की प्राइस है। हमारे यहाँ 12.5 सेंट है। हमारे रीजन में अंदर, हमारे रीजन ये जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस इन ममालिक में हमारे यहाँ काइबर, हमारा जो काइबर है दैट इज़ 11%, चाइना में 3 है, इंडिया में 5 है, बांग्लादेश में भी 5, साढ़े 5 है, श्रीलंका में 5 है। अगर हम उनसे डबल से भी ज़्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली दैट इज़ आवर कॉस्ट व्हिच हैज़ टू बी बिल्ट इन आवर प्रोडक्ट व्हाटएवर वी आर डूइंग। और जो हम एक्सपोर्ट अगर करेंगे, देखिए हमारे यहाँ तो देखो ना, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव है ही नहीं। मैं तो बजाय कि इंसेंटिव देने के, मैं कल ही एक साहब से बात कर रहा था। वो ये कर रहा था कि देखें, इससे बड़ा जुल्म क्या हो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो भी इंपोर्ट होती है, मैं कहता हूँ चले लोकल इंडस्ट्रीज़ पे आप लगा लें, लेकिन एक्सपोर्टर को तो कम से कम एग्ज़ेम्प्ट करें ना। वो 2% आप पोर्ट पे ले लेते हैं, 2-3% पे तो दुनिया में कारोबार हो रहा है। कारोबार होता है। अगर आप ऐसा ही अपनी कॉस्ट को इस तरह बढ़ाएँगे, तो अल्टीमेटली आपसे कौन लेगा? मार्कअप आपका ज़्यादा, बिजली की प्राइस आपकी ज़्यादा, फिर हमने जगह-जगह के उल्टे-सीधे टैक्स लगा दिए हैं। जो हमारी गाड़ी कराची से लाहौर पहुँचती थी 2 ढाई दिनों में, अब पहुँचती है साढ़े 3 दिनों में। अब वो क्या, वो जो ट्रॉलर जो गाड़ी से माल लेके आता है, तो वो क्या हमें एक्स्ट्रा 1 दिन का चार्ज नहीं करता होगा? वो इसलिए वो कहते हैं कि जी हम इकट्ठे होके कॉन्वॉय बना के कच्चे के इलाके से आते हैं, तो हम क्या लोगों को प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते? मेरा मतलब है, हमें तो कुछ सोचना चाहिए ना। हम अपनी, देखो मैं कोई जेब से नहीं दे रहा, अगर मुझे 45-40 हज़ार रुपये अगर मुझसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो मैं तो कुछ यहाँ से नहीं दे कॉस्ट रहा, में जाएगा ना। तो मैं कॉस्ट में जाता, गरीब आवाम दे रही है अल्टीमेटली। बात करते हैं हम गरीब आवाम की, जब तक देखें ना हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, और ये कम्पेटिटिव वर्ल्ड है, इसके अंदर रहना हमें सीखना होगा। ये कोई मोनोपोलाइजेशन नहीं है, ग्लोबल विलेज है। उसमें अगर हमने रहना हो, तो इर्द गिर्द हमें देखना होगा कि क्या हो रहा है। आया हम वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं? आपकी एफडीआई क्यों नहीं होती पाकिस्तान? इसलिए नहीं होती, आपका लोकल तो मुल्क से भाग रहा है। दुबई आपने आबाद कर दी है। पाकिस्तान इज़ द सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर इन दुबई। जाके वो उनकी गवर्नमेंट से पूछें। दुनिया की रैंकिंग में इकोनॉमी हम 50वें नंबर पे होंगे, लेकिन दुबई की इन्वेस्टमेंट हम दूसरे नंबर पे हैं। सो ये चीज़ें हमें देखनी होगी सो कि मुल्क पे देखो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, कैपिटल फ्लाइट भी हो रही है।
तो ये हमें अपने घर को इन ऑर्डर करना होगा। नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, और मैं अगर मेरे भी 2-3 बेटे होते, तो एक बेटे को मैं भी कहता यार तू भी पुत्र बाहर जाए। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, ऑनेस्टली सर, आपको ये द रीज़न ये एक बात मुझे याद आई आपकी। जी, मैंने अंजुम साहब से एक दफ़ा सवाल किया, मैं कहा जी आपने इतना माशाल्लाह आपका बिज़नेस है, तो आपने कहीं बाहर का आपने कभी नहीं सोचा? एक तो जवाब इनका ये था। दूसरा जवाब उनका ये था कि यार मैं पाकिस्तान में ही बड़ा हुआ हूँ, मैंने पाकिस्तान में ही बिज़नेस में पैसे बनाए, इधर ही मैंने ग्रोथ ली है, तो अगर मुझे पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया है, तो मैं पाकिस्तान को ही पे बैक करूँगा और इधर ही लगाऊँगा, और उसका नतीजा जैसे मैंने आपको बताया कि 75 एकड़ में एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट लगने जा रहा है, जो अंजुम निसार साहब लगा रहे हैं, तो ये आपका क्रेडिट तो है। नहीं, क्रेडिट अपनी जगह है, लेकिन बाज़ का बंदा फ्रस्ट्रेशन में बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, हम तो अपने मुल्क को, मेरा बात और अपने पोटेंशियल को देखें। एक अंजुम निसार के काम करने से कुछ नहीं होगा। अगर पूरे मुल्क के लोगों देखें को ना, काम आप उस इकोनॉमी में मेरा क्या शेयर होगा? 0.0001 ऐसे ही है, ऐसे ही। आता होगा। बात ये है कि जब तक आप मिनासुल कौम एक माहौल बनाएँगे, और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का मतलब ये नहीं कि अंजुम निसार लगा रहा है। को 200-400, 500, 1000, 2-3 हज़ार बंदे जब इंडस्ट्री में लगे इसीलिए ला रहे होंगे, आपको फिर आप कहीं आपका जो है ना कोई जेतरी हो। आई एग्री विद यू कि जितना पाकिस्तान का पोटेंशियल है, जितनी पाकिस्तान में ग्रोथ हो सकती है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर राइट एनवायरनमेंट, राइट पॉलिसी, स्टेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल पे पाकिस्तान को अगर प्रोवाइड कर दिया जाए, तो इस तरह की 10 भर सकती हैं। जी। लेकिन मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन ये है कि आज बहैसियत चेयरमैन मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी बिहारी में नई इंडस्ट्री लग रही है इस वक़्त, ठीक है? जी। मुल्तान में मेरे पास डिमांड आ रही है कि इधर बना के दें, उधर मैं एक्सपेंशन पे जा रहा हूँ। सियालकोट चैम्बर इकराम साहब मेरे से 10 मुलाकातें कर गए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे लगा के दें, मैं इंडस्ट्रियल स्टेट बना के दें, जी। मैं आपको पहले बुक करके दे रहा हूँ, और 5 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को $2.5 अरब से $5 अरब। अगर चाहे में कुछ मसाइल आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बन जाएगी। जी। पिंडी बननी चैम्बर चाहिए जी, का बननी चाहिए। अच्छा, पिंडी चैम्बर हमारा आपको पता है, जी। पिंडी चैम्बर और इस्लामाबाद चैम्बर से मैं जी। 6-6 मुलाकातें कर चुका हूँ। अभी भी मैंने इस हफ्ते जाना है। वो पिट रहे हैं कि हमें इंडस्ट्रियल स्टेट बना के दें। जी, जी, जी। जिस कायदे-आज़म बिज़नेस पार्क की आप बात कर रहे हैं, इस वक़्त अगले 2 से 3 साल में जी। मैं बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि 100% कॉलोनाइज़ हो जाएगी वो। जिस तरह एवरी डे लोग आ रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि देखो, थोड़ी अंजुम साहब की बात को मैं अब सेकंड इस तरह करूँगा, थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आई है, थोड़ी-सी, सिर्फ़ एक ही सेक्टर में। तो देखो किस तरह की इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ रही है। अगर तमाम सेक्टर में एफबीआर में रिफ़ॉर्म्स हो जाएँ, बिजली की प्राइसेस स्टेबल हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो पाकिस्तान तो स्काई रॉकेटिंग की तरह तरक्की करे। देखिए, हमें एक सोचना चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन आवर पॉलिसीज़ और जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क? देखिए, वहाँ भी एसईज़ी बन रहे होंगे, वहाँ भी सारे मामलात होंगे। यहाँ तो मज़ीद एसईज़ी बनने के इम्कानात ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि आईएमएफ ने कहा कि ये काम आपने नहीं करना। तो दूसरे मुल्क तो कर सकते हैं, जो कर्ज़े नहीं लेते, वो कर रही हैं। हम क्योंकि कर्ज़े लेते हैं, हमें उनकी डिक्टेशन सुननी पड़ती है, वो जो कहते हैं, हमने येस करना पड़ता है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट, जो अपना इंटरेस्ट होते हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। देखिए, ये फिर इन्वेस्टमेंट कहीं और होगी। ये नहीं है कि अपना स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन दुनिया में बनने बंद हो गए हैं। जहाँ लुक्रेटिव होगा अल्टीमेटली वहाँ चले जाएँगे। मेरा सिर्फ़ गुज़ारिश करने का मकसद ये है कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस की मैंने पहले बात की, एक हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बेतहाशा कर रखे हैं। अब ऐसे-ऐसे मुल्कों के साथ आपने फ्री ट्रेड अपना एग्रीमेंट किए हैं, और आप डिस्पाइट कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ज़्यादा है, आप अपनी ड्यूटियों को वहाँ रोकते चले जी, को 10% कहीं मार्जिन है, कुशन कहीं से निकल रहा है, तो चलो इंडस्ट्री वहाँ से पूरा कर लेगी, वहाँ से सिस्टम उधर करे। दे दे लेकिन ऐसे हम तेज़ी से वो जो है ना, वो टैरिफ भी नीचे ला रहे हैं। अल्टीमेटली क्या है कि आपकी वायबिलिटी चैलेंज हो रही, आपकी एग्ज़िस्टेंस चैलेंज हो रही। आप देखें टेक्सटाइल मिल, हम कहते हैं ना टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल हमारी बेसिक बैकबोन हमारी एक्सपोर्ट का 60% के करीब है। हमारी टेक्सटाइल मिलें जो थी, मैं खुद एक स्पिनिंग इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ, और लोग परेशान हैं, स्पेंडिंग का तो बुरा हाल है। बुरा हाल है। 60-70 मिलें बंद हुई हैं। एक-एक मिल 8-8, 10-10 अरब रुपए की मिल है, 2-2 हज़ार बंदे को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मजाल है, किसी ने आके पूछा हो कि शरीफ आदमी आपकी इंडस्ट्री क्यों बंद होगी? उसमें कोई वजह हमारी तो नहीं है।
आपको पूछने को तैयार ही कोई नहीं है कि जनाब ये आपकी प्रॉब्लम है, तो इसमें कहीं हमारी कोई गलती तो नहीं है। अच्छा अब आपकी ये कॉटन की, आपकी जो अपने एग्रीकल्चर के मुल्क हैं, कॉटन आपकी तकरीबन 30.5%, आज से 2 साल पहले हमारी जो प्रोडक्शन थी दैट वाज 8.5 मिलियन, 14 मिलियन टच किया था हमने। मैं 14.5 को टच किया था। हाँ। उस वक्त 170 मन की बेल थी, अब 150 मन की बेल है। और हम 5 या 6 मिलियन अब इस दफा जो है 5.5 पे आए। 5.5 पे आ गए। पिछले साल 2 साल पहले 85 मिलियन बेल थी, 8.5 मिलियन बेल थी, अब जो है वो 5.5। चले एक चीज तो बता दें, एक चीज जी कि पिडमिक में जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उधर इंडस्ट्री लगाने में और बाहर इंडस्ट्री लगाने में क्या फ़ायदा है? देखें, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जो मैंने चीज़ें देखी, हालांकि आपकी जो अगर देखा जाए ना प्राइस ऑफ लैंड, इफ़ यू कंपेयर सेम एसईजी इन फैसलाबाद और आपकी जो कायदे आज़म बिजनेस पार्क, उसके बावजूद मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि एक तो मेरे घर के करीब है, फॉर दैट आई हैव चूज़न कि जी ये कायदे आज़म बिजनेस पार्क में जाऊँ। दूसरा ये था कि आपके एसईजी जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में है, वहाँ आपको एक तो टैक्स के इंसेंटिव्स मौजूद है। आप डे वन से जो आप गुड्स मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, उस पर सेल टैक्स नहीं होगा, उस पर इनकम टैक्स नहीं होगा। हालांकि सेल टैक्स जो आउट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया भी कहीं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सेल टैक्स वो पहले ले लेते हैं, बाद में एडजस्ट हो जाता है। तो वो तो मतलब है, लेकिन आपका फाइनेंस जो है 2-3 साल जो पाइल अप रहता है, ब्लॉक रहता है, वो आपका वो ब्लॉक नहीं रहेगा। और दूसरा ये है कि आपकी जो टैक्स एग्जेम्पशन है, अब वो क्योंकि आईएमएफ ने भी पहले तो था, आपकी डेफिनेशन ये थी कि जिस दिन आप प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन से 10 साल तक आगे आपको लेकिन अब 2035 तक को कैप अब वो जून 2035 हो गया। हम्म। अब कोई 2 साल बाद प्रोडक्शन में आएगा तो उसके समझ लो 7 साल रह जाएंगे। अगर 4 साल बाद आएगा तो उसके वो फर्दर वो मतलब है वो टाइम पीरियड जो शॉर्ट हो जाएगा। और दूसरा इसमें यहाँ टर्नओवर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1.25% जो टैक्स है आपका जो है वो भी यहाँ एग्जम्प्टेड है, क्योंकि नेचुरली इंडस्ट्री 2-3 साल तो प्रॉफिट नहीं निकालती, क्योंकि उस पर लोन्स भी होते हैं और शुरू में बहुत सारे टीथिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मार्केट भी सेट करनी होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ मसले मसाइल चंद साल रहते हैं, तो लॉस होता है। तो दूसरे किसी और एरिया में अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो लॉस अगर आप कर भी रहे हैं, अगर आपकी 10 बिलियन की टर्नओवर है तो फिर भी आपको 1.25% आपको हर सूरत वो टैक्स देना होगा। तो वो टैक्स भी यहाँ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंसेंटिव तो यहाँ मौजूद है। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं समझता हूँ कि हम यहाँ भी एक इंडस्ट्रियल स्टेट में बैठे हैं। यहाँ तो दिन में 10 दफ़ा बिजली जाती है, भले 1 मिनट बाद आ जाती है, लेकिन जब आप एक दफ़ा इंडस्ट्री को बंद करते हैं और ऑन करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो लाखों आपका जो करोड़ों कंटिन्यूस होता है, प्रोसेस जो होता है, जो प्रोसेस बंद होता आपका जो प्रोसेस बंद हो जाता है, है। ठीक है? आपकी वेस्टेज बढ़ जाती है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ एक दूसरी वजह जो मैं समझता हूँ, मैंने कहा ठीक है ज़्यादा प्राइस में दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बिजली आपकी जो वहाँ सारी अंडरग्राउंड है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी? उसका फ़ायदा ये है कि आपकी बिजली जो है वो साल में 2-4 दफ़ा ही जाएगी। रोज़ाना दिन में जो 4-4 6-6 झटके लगते हैं वो नहीं होंगे। पता लगता है जी बारिश हुई, जनाब अपना उसका इसको मैं ऐसे कहूँगा कि देखिए, बिजली जो हम भी जो सप्लाई लाइन जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई, क्योंकि उधर या हमारे आपकी अपने हवा चली तो पता लगा जनाब अपना आपकी जो है ना लाइन ट्रिप कर गई है, तो कम से कम ये दिक्कतें वहाँ नहीं होंगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो समझता हूँ कि अगर जिसने इंडस्ट्री लगानी है तो आई थिंक कायदे आज़म बिजनेस पार्क इज़ वन ऑफ द गुड डेस्टिनेशन। जो लाहौर के इर्द गिर्द गुजरा वाला इस एरिया में जो लोग रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मोटरवे के ऊपर भी है और एक अच्छा ऑप्शन है। सो मैंने तो यही ऑप्ट किया है, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर देखिए करेगा। नाज़रीन, मैं बताऊँ, जिसने बिज़नेस करना है ना, उसको 2-3 इश्यूज़ चाहिए, 2-3 उसके मसाइल होते हैं। पहली चीज़ ये है कि उसने चूँकि इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसने देखना होता है कि मैंने इंडस्ट्री तो लगा ली, लगाने के बाद जो मेरी एक तो इंडस्ट्री के अंदर के मसाइल हैं और दूसरे बाहर के मसाइल हैं। तो जब आप इंडस्ट्रियल स्टेट में इंडस्ट्री लगाते हैं, तो जो बाहर के मसाइल हैं वो आपके फिर मसाइल नहीं रहते। बिजली का मसला है, पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, आपके गैस का मसला है, आपका
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, तो वो सारे मसाइल जो हैं वो फिर पिडमिक टेक केयर करती है। आपको अंडर वन विंडो ये तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपकी शिकायत को सुना जाता है। आपने अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, कोई लेटर लेना है, वो विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स में मिल जाता है। तो आपको जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स हैं उससे भी बच जाते हैं, तो आप टोटली फोकस करते हैं इंडस्ट्री पे, जैसे अंजुम भाई ने आपको बताया। ये तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इसलिए पिडमिक ने जो ये सिलसिला शुरू किया उसके पीछे भी ये वन ऑफ द रीज़न थी कि लोगों को पता चले कि इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगाने का क्या फ़ायदा और बाहर का क्या। और जिस तरह हमारे मुमताज़ सनतकार अंजुम निसार साहब ने आपको मसाइल का भी ज़िक्र किया, क्योंकि हमने खुल के बात की है, और जिस तरह एडवांटेज भी पाकिस्तान के बताए कि इतनी बड़ी मार्केट है, इतना पोटेंशियल है, 60-70s में आज भी हम कर सकते हैं अगर ये रिफॉर्म्स लेकर आ जाएं, स्टेबिलिटी लेकर आ जाएं। तो फाइनल नोट पे मैं आपसे फिर एक सवाल करूंगा आखिरी जाते जाते, जी बिल्कुल। कि आप पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? वन लाइन, आप पाकिस्तान की हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत के लिए ये है कि एक तो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जो भी पॉलिसी ला रहे हैं, इंटरैक्शन करें और उसके बाद जो भी पॉलिसी आपने लानी है उसको इम्प्लीमेंट। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को ठीक करें। अगर हमने अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को दुरुस्त कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज पोटेंशियल। माशाल्लाह। तो बाकी एंटरप्रेन्योर्स को तो मैं यही कहूँगा, अल्टीमेटली जहाँ भी आप अब्रॉड भी जाते हैं, जो इज़्ज़त अपने मुल्क में है, वो आपकी किसी क्या जगह बात, नहीं। क्या बात है, तो बेहतर है कि थोड़ा कम सही, लेकिन अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, यहाँ रोज़गार दें, यहीं से कमाएँ और अल्टीमेटली इसी मिट्टी में ही दफन हों। क्या बात है, कमाल। 3 पैगाम हैं आज की पॉडकास्ट के। पहला पैगाम ये है कि जिस तरह हुकूमत पंजाब, ये मैंने अंजुम साहब की बातों से ये पैगाम है जो वो आपको दे रहे हैं। उनका पैगाम है कि जिस तरह पंजाब हुकूमत ट्रेनिंग पे फोकस कर रही है, नौजवानों के लिए स्किल ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट्स कर रही है, चाहे वो टेफ्टा कर रही है, चाहे पिसिक कर रही है, चाहे कोई भी अदारा कर रहा है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में टेक्निकल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और अंजम साहब की बात ठीक है कि अगर उन सबको ट्रेन करके भेजेंगे, तो जो लोग 1200, 1500 या 2000 दिरहम कमा रहे हैं, वो 5000 कमाएंगे। तो हमारा जो ट्रेन मैन पावर जाएगी, तो वो डबल ट्रिपल करके हमारी रेमिटेंसेस होंगी। दूसरी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में नौजवानों के लिए ये ज़मीन, ये मिट्टी, इधर आप मेहनत करें, कोशिश करें, रास्ते खुद निकलेंगे, और उसी को पे बैक करें। और चौथी, हुकूमत के लिए कि स्टेबिलिटी रखें, आप पॉलिसीज़ ठीक करें, ताकि इनपुट कॉस्ट आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वायबल हो जाए, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सके। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, फॉर जी। खुदा हाफिज़।